पिछली क्लास में बेटा हमने गैस लॉस पढ़े थे, जिसमें हमने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और केज-लुईस लॉ पढ़ा था। इस क्लास में हम पढ़ेंगे परफेक्ट गैस इक्वेशन। ठीक है, तो इसको हम आइडियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। इसको और क्या कहते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, ये भी इसका एक नाम है। ये जो इक्वेशन है ये हमें रिलेशनशिप बताती है प्रेशर, वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस के बारे में। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है? पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। ये मेरे पास इक्वेशन है, इसको हमने प्रूव करा है, ये टू प्रूव है हमारे लिए। ठीक है, एन के मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, आर के यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो इसको अब हम डिराइव करते हैं, प्रूव करते हैं। यू कैन राइट द प्रूफ हियर। तो प्रूफ में हमने सबसे पहले बॉयल्स लॉ पढ़ा था। पिछली क्लास में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ में हमने क्या किया था? फॉर ए गिवन मास ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, फॉर गिवन मास ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मेरे पास क्या आएगा? जो V है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा P के। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम दीजिए। ठीक है, फिर मैंने पढ़ा था चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ पढ़ाया था, मैंने नहीं पढ़ा था, मतलब कि आपने पढ़ा था, मैंने तो पढ़ाया था। चार्ल्स लॉ क्या है? फॉर ए गिवन मास, फॉर ए गिवन मास ऑफ ए गैस, आप कह रहे हो तो सेम हो रहा है, लेकिन कांस्टेंट क्या हो? एट कांस्टेंट प्रेशर। जब प्रेशर कांस्टेंट होगा मेरे पास, जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T था, जो वॉल्यूम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी टेम्परेचर के। इफ आई कंबाइन, सॉरी यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। नाउ इफ आई कंबाइन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, देखिए दोनों तरफ V है, यहाँ पे तो ये 1/P की इक्वल है और यहाँ पर ये टेम्परेचर के इक्वल है, तो कितना मैं टेम्परेचर टेम्परेचर प्रेशर लिखूं। ठीक है, अब कांस्टेंट हटा, इसको प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के मैं क्या करूंगी? यहाँ पे एक कांस्टेंट लगा दूंगी। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा दूंगी, विच इज आर टी अपॉन टी। अभी आर क्या है? ये है यूनिवर्सल, ये है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू भी हम निकालेंगे। अभी पहले इसको देखते हैं। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और इसको आर से हमने कह दिया। ये क्या है? सेम वैल्यू रखता है सभी गैसेस के लिए, सभी टेम्परेचर या प्रेशर से। ठीक है, तो मैंने अभी तक निकाल लिया, ये पी इधर ले गया, पी वी इक्वल टू आर टी। अब ये जो है ये 1 मोल ऑफ गैस के लिए, किसके लिए? 1 मोल ऑफ गैस के लिए। अगर मेरे पास n मोल्स ऑफ गैस, इफ आई हैव n मोल्स ऑफ गैस, क्या होगा? पी वी इक्वल्स टू, यहाँ पे n के साथ आर टी। ठीक है, ये क्या है मेरे पास? परफेक्ट आइडियल गैस इक्वेशन। मेरे पास ये चीज आ गई। तभी भी आगे बढ़ते हैं इसको। मान लो मेरे पास ना एक स्मॉल वी टर्म आई है, डिस्ट्रिक्ट को आगे बढ़ते। आई हैव स्मॉल वी। स्मॉल वी क्या है? वेलोसिटी नहीं है, ये वॉल्यूम ही है। वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ यू कैन से 1 ग्राम। 1 ग्राम, ये मोल था, ये मोल था। 1 ग्राम मास ऑफ गैस। ठीक है, मान लो मेरे पास वॉल्यूम है 1 ग्राम मास ऑफ गैस और मेरे पास एम नॉट क्या है? मॉलिक्यूलर मास। एम नॉट क्या है? मॉलिक्यूलर मास। इस आपसे पूछे गए, आपको मोल्स नहीं दिए, अभी ये इक्वेशन रख दी और कह दी कि मोल्स नहीं है मेरे पास, इतने ग्राम में है गैस। और मेरे पास मान लो ऑक्सीजन दे दिया, ऑक्सीजन का कह दिया 5 ग्राम है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास आप निकाल लो। मान लो दे भी दिया 16 है। ठीक है, 16 इसका मॉलिक्यूलर मास है। अब आपसे कहेंगे इसका प्रेशर निकालो, हाउ विल यू फाइंड द प्रेशर? तो उसके लिए आप क्या करोगे? पहले तो मोल से आप, सॉरी, जो मेरे पास मास है ग्राम में और मॉलिक्यूलर मास से आप मोल्स निकालोगे, विच इज इक्वल्स टू मास ऑफ ग्राम, मास ऑफ ग्राम, मास ऑफ ग्राम सॉरी मास ऑफ गैस इन ग्राम, मास ऑफ गैस इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास, अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मैं यहाँ पे m अपॉन m दे रही हूँ। ठीक है, m अपॉन m। मान लो मेरे पास ये 1 ग्राम है, तो मैं यहाँ पे 1 अपॉन m नॉट ले रही हूँ, 1 अपॉन m नॉट। ठीक है, ऐसे कर लीजिए। यहाँ पे 1 ग्राम लिखा तो मैंने 1 ग्राम 1 लिख दिया। अगर यहाँ पे m ग्राम है तो m लिखूंगी, अगर यहाँ पे 10 है तो 10 लिखूंगी।
अगर यहाँ पे 1000 है तो 1000 ही लिखूंगी, यानी कि 1 किलो। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर जो मेरे पास है एन की वैल्यू होगी 1/n0, इसको अब मैं यहाँ पे फिल कर रही हूँ। मेरे पास पी वी इक्वल टू एन आर टी है। वी की जगह पे मैं स्मॉल वी लूंगी, वी की जगह पे मैं स्मॉल वी ले लूंगी, तो मुझे ये गिवन है फॉर ग्राम के लिए, ग्राम में ले रही हूँ मैं। और एन की जगह पे मैं लूंगी 1/m0 आर टी। ठीक है, अब ये जो 1/m0 की टर्म है ये वाली, उसको मैं कहूंगी स्मॉल आर। स्मॉल आर इज इक्वल टू 1/m0, ये r/m0। ये गैस कांस्टेंट है फॉर 1 ग्राम ऑफ वेट। अगर 2 होगी 2 ग्राम, तो यहाँ पर आके 4 लग जाएगा, 3 होगी तो यहाँ पे 3 लग जाएगा। ये है गैस कांस्टेंट आर के, गैस स्मॉल आर, ये गैस कांस्टेंट। और यहाँ पे तो 1 ग्राम है, 1 ग्राम ऑफ गैस उसके लिए। ठीक है, जब ये चीज करती मैंने, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पी वी इज इक्वल टू आर टी। अगर मेरे पास ग्राम में आ रही है चीज, यहाँ पे कैपिटल जाएगा, ग्राम में आ रही है चीज तो ये है। ठीक है, परफेक्ट गैस इक्वेशन में ही मेरे पास क्या, अगर मोल्स में है तो सारा कुछ कैपिटल रहेगा, अगर ग्राम में तो वॉल्यूम भी स्मॉल लेटर लेना है, आर भी स्मॉल लेना है, मोल्स आपको निकालने पड़ेंगे। ठीक है, दो इक्वेशन आ गई, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी और पी वी इज इक्वल्स टू आर टी। ये दो इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब ये जो परफेक्ट गैस इक्वेशन है 1 ग्राम मास के लिए, अगर 10 होगा तो यहाँ पे 10 भी लग जाएगा। ठीक है, 10 लग गया, 10 × R2। चलिए, अब इसी के साथ मेरे पास एक अनदर फंडामेंटल कांस्टेंट है नेचर का, जिसको हम कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। आपको याद हो मैंने थर्मोडायनेमिक्स में करवाया था बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जब मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम करवाया था आपको, उसमें करवाया था। ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आ गया मेरे पास। ये भी एक अपने आप ही फंडामेंटल कांस्टेंट है, ये भी गैसेस और फ्लूइड्स के लिए यूज होता है, और इसकी भी हम वैल्यू निकालेंगे। पहले मैं सारा कुछ रेज कर दूं, फिर आपको वैल्यू निकाल के देती हूँ। हाँ जी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है, ये गैस कांस्टेंट होता है पर मॉलिक्यूल। ये था मोल के लिए, ये था ग्राम के लिए। ठीक है, मोल के लिए हम गैस कांस्टेंट ले लेते हैं कैपिटल आर, ग्राम के लिए हम गैस कांस्टेंट ले लेते हैं स्मॉल आर। मॉलिक्यूल के लिए हम लेंगे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसको हम के भी कहते हैं, स्मॉल के उसके पैर में भी, ये सब भी स्मॉल के सब भी। ठीक है, चाहे आप इसको कर्सिव में जिसको ऐसे रखते हैं वो वाला स्मॉल के। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, ये क्या है, गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट पर मॉलिक्यूल, ये भी यूज होगा आपका। तो इसकी डिनोटेशन होती है के बी से, विच इज इक्वल्स टू आर अपॉन एन ए। आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट फॉर मोल्स, ये मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, एन ए क्या है, एवोगैड्रो नंबर, 9th क्लास याद आ गई, मोल कॉन्सेप्ट क्या था, एवोगैड्रो नंबर, एन ए। ठीक है, तो मेरे पास के बी की वैल्यू आ जाएगी आर अपॉन एन ए, इससे मैं आर की वैल्यू भी निकाल सकती हूँ। आर मेरे पास आ जाएगा के बी इंटू एन ए। अभी क्यों निकालें, मान लो जो नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स का एक तो फॉर्मूला ये होता है, जब मेरे पास गैस ग्राम में, मास ऑफ गैस इन ग्राम, ये तो जब ग्राम में उसमें से नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला ये है, नीचे मोलिकुलर मास है। ठीक है, अगर मेरे पास मोलिकुलर फॉर्म में है, मेरे पास मोलिकुलर फॉर्म में कुछ पड़ा है, तो मैं क्या कहूंगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मैं कह रही हूँ 5 H2O लगे, कहते हैं 5 मॉलिक्यूल ले लिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। जब आपको क्वेश्चन में मॉलिक्यूल्स दे रखा है, एवोगैड्रो नंबर नहीं दे रखा, तो पता है क्या वैल्यू उसकी, 6.02 into 10⁻26। ठीक है, वो तो आप सीधा लगा दोगे, बस मॉलिक्यूल्स और ग्राम इसका फर्क देखना। तो यहाँ से मैंने निकाल दिया, मेरे पास ये आ जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n मॉलिक्यूल्स है और एवोगैड्रो नंबर है n। तो यहाँ पे मेरे पास किसकी वैल्यू है, स्मॉल n की। मेरे पास गैस इक्वेशन क्या थी, PV इक्वल्स टू nRT, लिख दो, n की जगह पे n अपॉन n ए,
आर की जगह पे मैं लिख दूंगी ये वाली टर्म, ये भी Na टी, Na के साथ Na कैंसिल, तो पी भी मेरे पास आ जाएगा ये भी एन टी, यानी कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट टाइम्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टाइम्स टेम्परेचर। ये भी मेरे पास परफेक्ट गैस इक्वेशन। तो मेरे पास तीन आ जाएंगी, एक तो ये, एक ये जो मैंने सबसे पहले की, एक ये जो मैंने बाद में की। ठीक है, तो तीन गैस इक्वेशन है, तीनों को आपने याद रखना है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू को भी याद रखना है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बारे में पढ़ते हैं। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, उसकी वैल्यू निकालेंगे, क्या वैल्यू होती है, यानी कि आर, कैपिटल आर की वैल्यू निकालेंगे क्या होती है, उसके यूनिट्स देखेंगे क्या है, अलग अलग सिस्टम में, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स में क्या है, और जो मेरे पास है सीजीएस उसमें क्या है। ठीक है, मैं ये आइडियल गैस इक्वेशन से उठा रही हूँ बेटा। ठीक है, मेरे पास है पी वी इक्वल्स टू एन आर, सॉरी, यहाँ से मैं आर ले लूंगी, पी वी अपॉन एन टी कह सकती हूँ। हियर आई एम टेकिंग आर इक्वल्स पी वी अपॉन एन टी। एक रिमेंबर, थर्मोडायनेमिक्स में मैंने किया था वर्क के प्रेशर इनटू वॉल्यूम होता है, अगर चेंज में कहूंगी तो प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम होता है, राइट। तो मेरे पास यहाँ पे वर्क डन आ गया, इसको मैं डब्ल्यू अपॉन एन टी लिख दूँ। ठीक है, तो मेरे पास आर की वैल्यू आ जाएगी वर्क डन बाय और ऑन द गैस, वर्क डन बाय द गैस हो रहा है, चाहे चाहे वर्क डन ऑन द गैस हो। ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ मोल्स टाइम एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टाइम एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये टर्म आ गई। अब जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ये वर्क डन बाय और ऑन गैस को दिखा रहा है पर मोल पर केल्विन, ये पर मोल हो रहा है पर केल्विन में, ये मोल्स में होता है हमारे पास। ठीक है, ये केल्विन में होता है, राइट। तो मैं ये कह सकती हूँ इसका जो ऐसा यूनिट होगा तो क्या होगा, पहले ऐसा यूनिट निकाले थे, इसका यूनिट आएगा मेरे पास, देखो जूल में तो मेरे पास वर्क डन हो रहा है, अपॉन मोल, अपॉन मोल और इनटू केल्विन हो रहा है, यूनिट निकाल रहे हैं ऐसा ही। तो जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, सीजीएस में क्या आ जाएगा, जूल की मेरे पास एक मिनट, सीजीएस में क्या आ जाएगा, जूल की जगह पे मेरे पास आ जाएगा केल्विन, मोल की जगह पे तो मोल ही रहेगा, वो तो हर जगह सेम ही होता है, लेकिन केल्विन की जगह पे डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, जब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट में आर और के डी दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब ये चीज हमने करनी है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। मान लो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, एसटीपी है, एसटीपी में स्टैंडर्ड प्रेशर की वैल्यू ले रही हूँ मैं टी नॉट, विच इज 0.76 mm ऑफ मर्करी कॉलम, ये चीज कह रही हूँ। ठीक है, अब इसको मैं क्या सीजीएस सॉरी ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करना चाह रही हूँ, तो कैसे करूंगी, 0.76 इंटू 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये प्रेशर है किसमें, एसआई में। 0.76 इंटू 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर मेरे पास क्या आ जाएगा, टी नॉट, टी नॉट क्या है केल्विन में 273.15 केल्विन, बस ये आ गया। स्टैंडर्ड वॉल्यूम लेते हैं, स्टैंडर्ड वॉल्यूम, स्टैंडर्ड वॉल्यूम आएगा वी नॉट, वी नॉट लेंगे विच इज इक्वल 22.4 लीटर, ये स्टैंडर्ड वॉल्यूम होता है। ठीक है, इसको अगर मीटर्स में, क्योंकि मेरे पास ये टर्म मीटर्स में है, मीटर्स में कन्वर्ट करें तो 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब।
ठीक है, तो आर मेरे पास क्या है, यहाँ पे देखिए आर क्या है मेरे पास, पी वी अपॉन, मान लो मेरे पास 1 मोल मोल है गैस का, ये क्या है 4, तीनों चीजें 4 1 मोल है, 4 1 मोल ऑफ ए गैस। 1 मोल के लिए मैं पीवी अपॉन टी ले लूँ, एन लिखने की जरूरत नहीं है, एन तो 1 ही है, तो मैं यहाँ पे पी नॉट वी नॉट अपॉन टी नॉट ले लूंगी, क्योंकि स्टैंडर्ड एसटीपी में ले रही हूँ, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो आर की वैल्यू लेंगे तो वैल्यू स्किल करती पी नॉट की है 0.76 इंटू 1 10 to the power 3। हाँ जी, थोड़ा नेटवर्क इशू आ गया था। So we were determining P naught, V naught, T naught for 1 mole of a gas, basically ideal gas। तो P naught था 0.76 into 13.6 into 10 to the power 3 into 9.8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। V naught की वैल्यू थी मेरे पास 1 मोल ऑफ गैस के लिए 22.4 into 10 to the power -3 मीटर क्यूब, और टेम्परेचर था 273.15 केल्विन। तो मैं आर की वैल्यू निकाल रही हूँ, न्यूमेरिकल वैल्यू आर की, तो आर की न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी पी नॉट वी नॉट अपॉन टी नॉट 0.76 इंटू 13.6 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 9.8 इंटू वी नॉट है 22.10 टू द पावर -6, ये तो आपस में कैंसिल ही हो गए, अपॉन नीचे आ जाएगा 273.15 केल्विन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, इसका तो यूनिट जूल हो गया है ना, तो इसको सारे को कैलकुलेट करोगे जब आप आपके पास वैल्यू होगी 8.31, दिस इज 8.31, थोड़ा करीब लिख दूं, 8.31 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, ये मेरे पास आर की वैल्यू आती है। सीजीएस में ये ऐसा ही नहीं है, ऐसा ही नहीं है, सीजीएस में क्या हो जाएगा, सीजीएस में मेरे पास एक चेंज आएगा, वो क्या चेंज हो गया, सिंस मेरे पास जूल से कैलोरी जा रहा है तो अपॉन 4.2 हो जाएगा, 8.31 अपॉन 4.2 कैलोरी मोल इनवर्स डिग्री सेल्सियस इनवर्स, तो 8.31 अपॉन 4.2 आ जाएगा 1.98 कैलोरी मोल इनवर्स डिग्री सेल्सियस इनवर्स। बेटर आप ये दोनों वैल्यूज को याद कर लो, आपके काम आएंगी। अगर मान लो आपको किसी क्वेश्चन में ये वैल्यू नहीं दी है, गिवन नहीं है, तो आपको अगर वैल्यू याद है तो आप इजीली अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नाउ लेट अस डिटरमाइन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या है, आर अपॉन एवोगैड्रो नंबर। आर की वैल्यू मेरे पास सीजीएस में पड़ी है, कितनी है 8.31 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स अपॉन एनए, एनए क्या है 6.022 into 10 to the power 23। ठीक है, मोल इनवर्स, ये भी मोल इनवर्स होता है, पर मोल होती है ये वैल्यू, तो सारा कैंसिल करवा के मेरे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी 1.38 into 10 to the power -23 जूल केल्विन इनवर्स। मोल से तो मोल कैंसिल ही है, जूल केल्विन, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू है। ठीक है, तो अभी देखते हैं आइडियल गैस के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, आपको इतना समझ आ गया। आइडियल गैस को देखते हैं। पहली बात, आइडियल गैस क्या होती है, आइडियल गैस वो होती है विच ओबेज आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी, अभी पढ़ा है, पीवी इक्वल्स टू एमआरटी। ठीक है, एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, इस वैल्यू को वो ओबे कर रही है, तो उस गैस को मैं आइडियल गैस या परफेक्ट गैस होगी, आइडियल गैस या परफेक्ट गैस होगी। ठीक है, तो आइडियल गैस इक्वेशन को डिराइव करते वक्त हमने दो चीजें ली थी, वो थी चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ। ठीक है, इसके अलावा कुछ और अजम्पशंस भी लेते हैं। वो अजम्पशंस क्या होते हैं, आइडियल गैस तो होती नहीं, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है ये तो फर्स्ट अजम्पशन उस हाइपोथेटिकल गैस का क्या है कि जो साइज है, साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल
क्या होना चाहिए, निग्लिजिबली स्मॉल, क्या होना चाहिए, निग्लिजिबली स्मॉल। ठीक है। सेकंड थिंग, कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती among the molecules of gas, no force of attraction, no force of attraction among the molecules of gas। ये जब थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक किया था उसमें हमने ये चीज पढ़ी थी कि जो जब इंटरनल एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की, इंटरनल एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी को काउंट नहीं करते, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी को काउंट करते हैं, चाहे वो वाइब्रेशनल है चाहे रोटेशनल आइडियल गैस है। दैट मींस इसकी अपनी कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, सोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं, पोटेंशियल एनर्जी कैसे होगी। तो कोई भी ऐसी गैस जो है इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल नहीं करती है, आज तक कोई ऐसी गैस हमें नहीं मिली जो इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल करे। इवन जो रियल गैस है, रियल गैस जो है उसका बिहेवियर बहुत डिफरेंट होता है। एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर क्या होता है, जो ये अब्जर्प्शन से वैलिड हो पाते हैं, वो भी कुछ गैसेस के लिए। कौन कौन सी गैसेस के लिए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, सिर्फ इसके लिए होते हैं। ये लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे आइडियल गैस की तरह बिहेव करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी कंडीशन में कौन कौन सी गैसेस जो है आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है, तो आप ये कह सकते हैं, है ना, ऑलमोस्ट वैसा ही बिहेव करती है। तो जो आइडियल बिहेवियर है हमारे पास कैसे आता है, बेसिकली मेरे पास आर जो है विच इज पी वी अपॉन एन टी है ना, ये चीज है मेरे पास पी वी इंटू अपॉन एन इंटू टी। तो मेरे पास तीन डिफरेंट टेम्परेचर ले होंगे आइडियल गैस के लिए, तो उससे मुझे पता चलेगा कि जो आइडियल गैस बिहेवियर है कुछ गैसेस का लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पे कैसे हो जाता है। देखिए मान लीजिए मेरे पास है प्रेशर, फिर वॉल्यूम का लेंगे, प्रेशर वॉल्यूम का, वॉल्यूम टेम्परेचर का लेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं ले रही हूँ यहाँ पर इस तरह से ग्राफ, ये रहा, यहाँ पर है मेरे पास प्रेशर एटमोस्फेयर में, और यहाँ पर है मेरे पास आर की वैल्यू इस तरह, आर तो पी वी अपॉन एन टी इस तरह। ठीक है, जो आइडियल गैस होगी ना, यहाँ पे मेरे पास कुछ वैल्यू आ रही है 8.314, इस वैल्यू पे जो है एक आइडियल गैस है ना इस तरह से बिहेव करेगी, स्ट्रेट लाइन आइडियल गैस जो है इस तरह से बिहेव करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए, आपको पता चल रहा है कि ये चीज जो है मेरे पास ऑलरेडी प्रूव है, पी वी अपॉन आर टी, सॉरी एन टी मेरे पास आर के इक्वल है विच इज इक्वल 8.314 जूल मोल इनवर्स कैलोरी इनवर्स। ठीक है, तो जब मेरे पास ये वैल्यू आई तो आइडियल गैस थी वो स्ट्रेट लाइन बनाएगी, लेकिन जो अदर गैसेस है रियल गैसेस है वो कैसे लाइन बनाएगी, वो ऐसे कर्व बनाएगी। अच्छे से बनाती हूँ इस तरह, लाइन को क्रॉस करते जाएंगे। ये मेरे पास T1 टेम्परेचर पे, मान लो मैंने टेम्परेचर थोड़ा सा और क्या नीचे ले आई, टेम्परेचर नीचे गई तो मेरे पास ये T2 हो गया, इसी यही वैल्यू पे, इसी वैल्यू पे मेरे पास क्या कोई और जो गैस होगी रियल गैस होगी इस तरह से बिहेव करेगी ऐसे। ठीक है, वही अगर मैं टेम्परेचर को और घटा दूं पहले तो वो स्टीपली ऐसे डिक्रीज होगा, इस तरह से वो स्टीपली डिक्रीज होगा इस तरह से, फिर वो एकदम से बढ़ेगा और जो सेकंड टेम्परेचर है उसके साथ मिल जाएगा और इसके साथ ऐसे ही कर्व बना देगा, इस तरह से बनेगा, स्टीपली डिक्रीज होगा, स्टीपली इंक्रीज होगा। T2 की कर्व है, T3 टेम्परेचर की कर्व है। ठीक है, अभी ये जो फिगर है ये बता रही है डिफरेंट टेम्परेचर से, तीन डिफरेंट टेम्परेचर से मेरे पास जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो कैसे हो रही है। देखिए ये जो टेम्परेचर का एकदम से गिर रहा है, जो टेम्परेचर एकदम से गिर रहा है इससे पता चल रहा है कि आइडियल गैस बिहेवियर है वो कम हो जाता है एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे सभी गैसेस इसकी तरह बिहेव नहीं करती, बट कुछ गैसेस जो है कुछ हद तक इसके करीब आके बिहेव करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो वो डिपार्चर हो जाता है आइडियल गैस बिहेवियर का,
मतलब कि गैस बिहेवियर का, बेसिकली रियल गैस बिहेवियर का ऐसी कंडीशन में। इसके अलावा मेरे पास कुछ और भी ग्राफ्स हैं जिससे आपको पता चल जाएगा इसके बारे में, आइडियल गैस के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। ये रहा, यहाँ पर मेरे पास प्रेशर है और यहाँ पर वॉल्यूम है। अब ये कंपैरिजन हो रहा है पीवी कर्व का, और जो थ्योरेटिकल कर्व हमने बॉयल्स लॉ में पढ़े थे। बॉयल्स लॉ में हमें क्या पता चला था कि जो पीवी ग्राफ है इस तरह से जाता है, ये इस तरह से सुंदर नहीं बना, इस तरह, ठीक है। तो ये है आइडियल गैस का बेसिकली किसका बिहेवियर, आइडियल गैस का, ठीक है। अगर मैं रियल गैस कहूँ अलग अलग टेम्परेचर पे तो क्या होगा, मान लो T1 टेम्परेचर पे ले रही हूँ तो इसकी थोड़ी सी इसकी अलग होके जाएगी इस तरह से, आइडियल गैस कर्व के बिल्कुल ऊपर रहेगी, और नीचे आते आते के साथ मिल जाएंगे। अच्छे से बनाते हैं, ये आज पता नहीं बन नहीं रहा, बोर्ड वर्क नहीं कर रहा मेरा। चलो, ये T1 टेम्परेचर पे रियल गैस, T2 टेम्परेचर पे क्या होगा, T2 टेम्परेचर पे इतना ही कर्व शो कर पाएगी, ऐसे इससे ज्यादा नहीं शो करेगी। ये T2 पे, T3 पे क्या होगा, या T2 पे तो रियल गैस है, नहीं नहीं रुको रुको, थोड़ी सी गड़बड़ होगी, रुको मैंने उल्टा बता दिया आपको, रुको रुको, आइडियल गैस और रियल गैस का अलग अलग बता दिया, माफ कर दो भाई, डांटना मत मुझे, मैं एक प्यारी सी बच्ची हूँ, इसलिए नहीं मैम, आप बड़े हो चुके हो, बूढ़े हो रहे हो, अब तो शादी कर लो, हमें नहीं बुलाना शादी में। अरे मैं नहीं बुला रही, बताओ क्या करोगे। ये मेरे पास एक्चुअल में रियल गैस की कप थी, ये रियल गैस की थी, कि बॉयल्स का आइडियल और रियल दोनों भी ऐसा ही होता है। ये थी टेम्परेचर T1 पे, और टेम्परेचर T2 पे जो रियल गैस है इस तरह से बिहेव करती है। तो टेम्परेचर मेरे पास कुछ और आ जाएगा, तो इसकी कर्व इस तरह से बिहेव करेगी, ठीक है। फिर इट इज एट टेम्परेचर T2, ये रियल गैस था, ब्लैक वाला रियल गैस था, रेड वाला मैं आइडियल गैस से बता रही हूँ। आइडियल गैस इस तरह से बनाएगी, ये आइडियल गैस की टेम्परेचर T1, आइडियल गैस, और इसमें T2 टेम्परेचर पे तो पूरी की पूरी प्रॉपर फ्राई नहीं पाएगी, इतनी रह जाएगी, ठीक है। T2 पे कंपैरिजन हो रहा है, थ्योरेटिकल कर रही, एक्सपेरिमेंटल नहीं है, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग थ्योरेटिकल है। फिर आता है चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ भी यूज किया था ना इक्वेशन में। मैम क्यों जान निकाल रहे हो, सब तो निकालेंगे, क्या करोगे। टेम्परेचर वॉल्यूम का ग्राफ बनाएंगे मुझसे, टेम्परेचर वॉल्यूम, ठीक है। अब इसमें वैसे तो मेरे पास इससे स्ट्रेट कर्व आ गई, सीधे कर्व आ गई, बट इसमें आइडियल और रियल का थोड़ा सा डिफरेंस है। जो रियल गैस है, रियल गैस का पहले बता देते, इसमें प्रेशर देना है, वैसे इसमें टेम्परेचर का कहते हैं, इसमें टेम्परेचर T1 जो है वो ज्यादा है T2 से, ठीक है, कौन सा वाला भी याद रखना। इसमें जो T1 है सबसे ज्यादा है T2 से, T2 से ज्यादा है T3 से, T2 ज्यादा है T3 से, ठीक है। अब इसमें टेम्परेचर वॉल्यूम है तो प्रेशर कांस्टेंट कितनी है, तो उस चक्कर में मेरे पास जो रियल गैस है T1 प्रेशर पे वो इस तरह से कर्व बना रही है, T1 प्रेशर पे ब्लैक कलर की लाइन में रियल गैस बना रही है, और एक कर्व वो बना रही है इस तरह से, ये ऐसे T2 प्रेशर पे। अब बनाते हैं आइडियल गैस की, रेड वाली आइडियल गैस के लिए, तो P1 पे आइडियल गैस इस तरह से जा रही है, इस तरह से, ठीक है, और P2 प्रेशर पे आइडियल गैस इस तरह से जा रही है। काम नहीं बनाएगी, रुको रुको, इस तरह इंटरसेक्ट नहीं करेंगे बट दूर दूर रहेंगे, ये P1 पे है, ये P2 है, ठीक है, और P1 जो है ज्यादा है P2 से, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल कर्व्स है, तीनों की दोनों, एक्सपेरिमेंटल नहीं है कोई भी। तो इन केसेस में हमें पता चल रहा है जो रियल गैस है वो अप्रोच कर रही है कुछ हद तक आइडियल गैस बिहेवियर को एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रॉब्लम कर लेते हैं। तो मेरे पास देखिए एक वेसल है,
मेरे पास एक वेसल है, एक प्रॉब्लम करते हैं। मेरे पास एक प्रॉब्लम है, वेसल है that contains two non-reacting gases. It contains two non-reacting gases. ये गैस आपस में जाके केमिकली रिएक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। सबसे पहले ले ली मैंने नियोन, ऑब्वियसली इनर्ट गैस है, मोनोएटॉमिक है, Na2 तो कभी होता ही नहीं, है ना, नियोन है। दूसरी कौन सी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ये क्या है, डायटोमिक है, हमेशा डायटोमिक में एग्जिस्ट करती है। अब इनके पार्शियल प्रेशर की रेशो, इन दोनों के पार्शियल प्रेशर की रेशो क्या है, 3:2। मुझे फाइंड आउट करना है रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी मोलिक्यूल्स, रेशो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दोनों की। नियोन के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे और ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, पहले ये चीज फाइंड आउट करनी है। फिर करनी है मास डेंसिटी रेशो ऑफ, गिना नहीं ये नहीं, रेशो ऑफ मास डेंसिटी ऑफ नियोन एंड ऑक्सीजन इन द वेसल। तो एटॉमिक, आज क्लास को ज्यादा ही डिस्टर्ब हो रही है, पता नहीं किस चीज का बदला लिया जा रहा है इंटरनेट सेवाओं का मेरे से। तो मैं आपको प्रॉब्लम करवा रही थी, इतनी अच्छी बड़ी मजेदार प्रॉब्लम थी। मेरे पास दो गैसेस है, नियोन और ऑक्सीजन, इनकी मुझे प्रेशर की रेशो है, पार्शियल प्रेशर की रेशो है 3:2 मिली हुई है। पहले मैंने निकालनी है रेशो, पहले रेशो निकालनी है मैंने इसकी थी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या था ये, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। दूसरी रेशो क्या निकालनी है, मास डेंसिटी, मास डेंसिटी ऑफ नियोन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो मुझे एटॉमिक मास दिया हुआ है, एटॉमिक मास गिवन है किसका, नियोन का, विच इज 20.2, और मॉलिक्यूलर मास मुझे ऑक्सीजन का मिला हुआ है। देखो आधी आधी चीज मिली है क्वेश्चन में, ऑक्सीजन का मिला है 32, ये तो हमें पता ही है। तो देखिए मेरे पास जो वॉल्यूम और टेम्परेचर है, मुझे सिर्फ पार्शियल प्रेशर दिया गया, प्रेशर में डिफरेंस है, तो इससे देख के पता चल रहा है कौन सा लॉ लग रहा है, प्रेशर डिफरेंस आ रहा है। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम है, वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम है, तो कौन सा लॉ है, चार्ल्स लॉ लग रहा है, चार्ल्स लॉ ये। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन लगाऊं, मान लो पहली गैस जो है, पहली गैस में उसकी आइडियल गैस इक्वेशन है P1B इक्वल टू M1RT, और T1 लेते हैं, चलो T लेते हैं, नहीं वॉल्यूम और टेम्परेचर तो सेम ही है ना, प्रेशर चेंज है, तो चार्ज हो गया इसको। चलो इसकी नियोन की लेते हैं, P1 इक्वल्स टू P1B इक्वल्स टू N1 मोल, नंबर ऑफ मोल्स होंगे RT। ऑक्सीजन की लेते हैं, P2V इक्वल्स टू N2RT, ठीक है। तो दोनों को अब क्या करेंगे, डिवाइड कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, डिवाइड कर लो। P1B अपॉन P2V, इधर आ जाएगा N1RT अपॉन N2RT, ये दोनों टर्म्स कैंसिल, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल, P1 अपॉन P2 मेरे पास आ जाएगा N1 अपॉन N2, ठीक है। अब प्रेशर का मुझे मिला हुआ है रेशो, प्रेशर की रेशो मेरे पास क्या है, P1 ओवर P2, मेरे पास 3/2 है, तो ये 3/2 दोनों आपस में इक्वल है, तो मैं कह सकती हूँ P1 ओवर P2 इक्वल टू N1 ओवर N2 इक्वल टू 3/2, दोनों इक्वल ही है, तो इसके लिए 3/2 हो जाएगी, ठीक है। अब मुझे ये चीज नंबर ऑफ मोल्स का तो पता चल गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करना। N1 क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ टू गैस ऑफ, N1 के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ नियोन, N2 जो है वो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और N, अकेला N जो है मेरे पास वो एवोगैड्रो नंबर है, तो कौन सा एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। N1 अपॉन N2 क्या होगा, किसी क्लास में दिया है, N अगर इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कौन एवोगैड्रो नंबर, उसमें ऐसे किया, तो इसमें थोड़ा सा उल्टा हुआ है, यहाँ पे N1 अपॉन N हो जाएगा, यहाँ पे N2 अपॉन
अपॉन n हो जाएगा, n और n कैंसिल, तो n1 अपॉन n2 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ नियोन और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली 3/2, तो n1 अपॉन n2 3/2 हो गया, रेशियो आ गई 3:2। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको सॉल्व करके, 1.5 भी लिख सकते हैं, दैट इज अप। अब निकालें मास डेंसिटी। मास डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो नियोन का रो 1, इसका रो 2, इसका m1 अपॉन v, इसका m2 अपॉन v, वे तो सेम है, कैंसिल। अब m1 जो है, तो यहाँ पे देखिए n जो है मास इन ग्राम अपॉन किसके इक्वल आता है? मोलिकुलर मास के। तो यहाँ से मैं मास की वैल्यू निकाल सकते, नंबर ऑफ मोल्स टाइम्स मोलिकुलर मास। इसको मैं यहाँ पे यूज करूंगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टाइम्स मोलिकुलर मास फर्स्ट गैस का, नंबर ऑफ मोल्स टाइम्स मोलिकुलर मास सेकंड गैस का, और इसके बाद यहाँ पे इसकी वैल्यू स्पिन कर दूंगी, यहाँ पे आ जाएगा 3/2। मोलिकुलर मास जो है इसका 20.2 होता है नियोन का, इसका कितना 32। इसको सॉल्व करो, इसकी वैल्यू आप खुद निकालो सॉल्व करके, दैट इज योर होमवर्क। बस कैंसिल करके आपने सॉल्व ही करना है, ये आप करो। और आपकी क्लास आज यहीं तक है, बाकी को करेंगे नेक्स्ट क्लास में।